नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जिनके नाम हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन सच कहूं तो कई बार इनके नाम एक ऐसे जाल की तरह लगते हैं जिसे सुलझाना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज इस जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यूएन, एससीओ, ब्रिक्स, आसियान, ये सब नाम सुनते ही दिमाग थोड़ा घूमने लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे, देखेंगे कि ये संगठन कैसे काम करते हैं, ग्लोबल लेवल से लेकर रीजनल और फिर हमारे अपने नेशनल लेवल तक। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंच से। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उस सबसे ऊंचे लेवल की, जिसका मकसद है दुनिया के लगभग हर देश को एक साथ एक मंच पर लाना। और वो मंच है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया ने जबरदस्त तबाही देखी थी। उसी के बाद 1945 में इसे बनाया गया और इसका मिशन एकदम साफ था, दुनिया को फिर से ऐसी भयानक जंग से बचाना। आज इसमें 193 सदस्य देश हैं और ये एक ऐसी जगह है जहां क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ इमरजेंसी तक दुनिया की हर बड़ी मुश्किल पर बात होती है। तो सवाल ये है कि यूएन इतना सारा काम आखिर करता कैसे है? ये अपने इन 6 मेन ऑर्गन्स यानी प्रमुख अंगों के जरिए काम करता है। जैसे महासभा को आप दुनिया की संसद समझ सकते हैं, जहां हर देश को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। फिर आती है सुरक्षा परिषद, जो सबसे पावरफुल है। इसके फैसले से किसी देश पर पाबंदी लग सकती है या शांति सेना भेजी जा सकती है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जो देशों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है। ये सब मिलकर ही इस बड़ी ग्लोबल मशीन को चलाते हैं। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेज से थोड़ा जूम इन करते हैं। अब हम उन संगठनों को देखेंगे जो सिर्फ अपने आस पड़ोस के मतलब अपने भौगोलिक पड़ोसियों को एक साथ लाते हैं। इन्हें कहते हैं रीजनल ग्रुप्स या क्षेत्रीय गुट। और यहाँ एशिया के 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं, आसियान और सार्क। एक तरफ है आसियान, जो 1967 में बना और साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर फोकस करता है। दूसरी तरफ है सार्क, जो 1985 में बना और ये साउथ एशिया के देशों का ग्रुप है। देखिए, मकसद दोनों का एक ही है, अपने अपने इलाके में सहयोग बढ़ाना। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके और उनकी कामयाबी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आसियान की बात करें तो इनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखता है। इन देशों के बीच व्यापार करना, घूमना फिरना बहुत आसान हो गया है, जिससे सामान भी सस्ता मिलता है और टूरिज्म को भी खूब बढ़ावा मिलता है। इनका नारा ही है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और ये भी नहीं है कि ये संगठन बस बन गए और वैसे ही हैं। ये लगातार बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है, उम्मीद है कि 2025 में आसियान तिमोर लिस्ते को अपने 11वें सदस्य के तौर पर शामिल कर लेगा। ये दिखाता है कि रीजनल कोऑपरेशन का आइडिया आज भी कितना एक्टिव और ज़रूरी है। अब ज़रा सार्क को देखिए। कागज़ पर तो इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लोगों की भलाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन हकीकत में सदस्य देशों, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन रहती है, उसकी वजह से ये संगठन कभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाया। इसकी बैठकें तक रेगुलर नहीं हो पाती, जो इसकी तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के ग्रुप्स को देखते हैं। ये वो संगठन है जो सिर्फ भूगोल या पड़ोस से नहीं बंधे। ये तो अलग अलग महाद्वीपों तक फैले हुए हैं और साझा हितों यानी कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर बने हैं। ये हैं नए स्ट्रेटेजिक अलायंस। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 42%। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ अकेले ही दुनिया की लगभग 42% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दुनिया की आधी आबादी से बस थोड़ा ही कम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संगठन के असर और उसकी ताकत का सबूत है। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है, आर्थिक तौर पर भी एससीओ एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की टोटल जीडीपी का करीब 1/4 यानी 25% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी इकोनॉमी एक साथ आएगी तो पूरी दुनिया का ध्यान तो खींचेगी ही। ये दोनों बहुत पावरफुल ग्रुप्स हैं, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग है। ब्रिक्स का मेन फोकस है इकोनॉमी, आर्थिक सहयोग और दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार। इसीलिए इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ एससीओ का मेन फोकस है रीजनल सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ना, जिसके लिए इनकी एक स्पेशल बॉडी रैट्स भी है।
ब्रिक्स की शुरुआत तो 5 देशों से हुई थी, लेकिन हाल ही में इसमें कुछ नए सदस्य जुड़े हैं और अब ये 10 देशों का ग्रुप बन गया है। इस विस्तार से ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया की एक और भी मजबूत आवाज बन गया है, जो दुनिया के आर्थिक नियमों को और ज्यादा फेयर बनाने की मांग कर रहा है। ये टाइमलाइन एससीओ के पूरे सफर की कहानी बताती है, कैसे कुछ पड़ोसी देशों का एक छोटा सा ग्रुप जो सिर्फ बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए बना था, आज एक बड़ा यूरेशियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। भारत और पाकिस्तान का एक साथ इसमें शामिल होना और फिर हाल ही में ईरान और बेलारूस का जुड़ना, ये सब इसके बढ़ते स्ट्रेटेजिक महत्व को साफ दिखाता है। तो अब तक हमने ग्लोबल और रीजनल ग्रुप्स को देख लिया। चलिए अब और जूम इन करते हैं सीधा नेशनल लेवल पर और देखते हैं कि कैसे कोई एक देश अपने खास मकसदों को पूरा करने के लिए खुद बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट कर सकता है। ये 2026 में होने वाले भारत के कुछ बड़े इवेंट्स की एक झलक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्लीन एनर्जी और स्मार्ट सिटीज से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि कैसे नेशनल लेवल के इवेंट्स टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज की हर बड़ी चुनौती से निपटने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे इवेंट्स होते क्यों हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के लिए अपने डेवलपमेंट गोल्स और पॉलिसीज को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। इन इवेंट्स से देश में इन्वेस्टमेंट आता है, नए आइडियाज को बढ़ावा मिलता है और वो देश किसी खास फील्ड में दुनिया के लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना पाता है। ठीक है, तो हमने ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल के संगठनों को देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का एक साथ क्या मतलब है, ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, चाहे यूएन दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो, आसियान अपने रीजन में व्यापार बढ़ा रहा हो, या फिर भारत एआई पर कोई पॉलिसी बना रहा हो, ये सभी मंच कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हीं जगहों पर व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से जुड़े वो बड़े बड़े फैसले होते हैं जिनका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। और ये जो कोट है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये उस सोच को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है जो इन सभी मंचों की बुनियाद में होनी चाहिए। 2025 के एससीओ शिखर सम्मेलन में इस विचार को मान्यता मिलना ये दिखाता है कि मिलकर तरक्की करने का आइडिया सरहदों के पार भी गूंजता है और सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, ऐसे में सहयोग के ये अलग अलग मंच, वैश्विक, क्षेत्रीय, रणनीतिक और राष्ट्रीय, इनमें से कौन सा मंच आने वाले भविष्य को शक्ल देने में सबसे ज्यादा असरदार साबित होगा? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।